गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कनुंगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन उपसैद्धांतिक यौगिकों में समवायता आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एक ही अणु सूत्र द्वारा दो अथवा अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जा सके तो उन यौगिकों को समव्ययी आइसोमर कहते हैं और इस घटना को समवायता कहा जाता है। उपसंयोजक यौगिकों को समवायता निम्न श्रेणी में अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि ये दो तरह से भी हो सकती है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अपन पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या है कि किसी भी एक ही अणु सूत्र द्वारा दो या दो से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जाए उसे आइसोमर्स कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संकुल यौगिकों में संरचनात्मक अंतर से जो समवायता प्रदर्शित होती है उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले लेते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। वास्तव में देखा जाए तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक्चुअल जो चीज़ अपन डेफिनेशन में कह रहे हैं वो नहीं है, पर हम इसकी सिमिलरिटी इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला रिपीट होता है, क्योंकि इसके यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं तथा इनकी संरचना जो है इस प्रकार समवायता इस कारण होती है क्योंकि इसका मूलानुपाती सूत्र तो समान होता है, अणुभार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आपने देखिए हम प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2 है ना, और इसका दूसरा हो गया प्लैटिनम NH3 होल 4 प्लैटिनम Cl4, यानी यूनिट रिपीट हो गई। तो देखा जाए तो यूनिट सेम है, यूनिट रिपीट हो गई और बार बार रिपीट होने के कारण इसका जो फॉर्मूला अपन निकालेंगे वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मूल्य तो वो तो सबका संग्रह होगा, पर इस प्रकार की समवायता के कारण जो होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या जो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है इसमें दो केंद्र हो सकते हैं, दो के बाद चार केंद्र हो सकते हैं, उसके बाद 6 केंद्र हो सकते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम्पल में देखें CO OH NH3 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 NH3, तो यदि CO की यूनिट को रिपीट करें यहाँ पर है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से। तो ये यहाँ पर थे 2 सेंटर और नीचे हम आ रहे हैं तो यहाँ पर हो गए 4 सेंटर, तो उतने ही OH मॉलिक्यूल बढ़ गए, उतने ही NH3 मॉलिक्यूल बढ़ गए। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समवायता में अणुओं में संकुल आयनों के भीतर व बाहर के ऋण आयनों की अदला बदली होती है। उदाहरण में देखें अपन COBr NH3 होल 5 SO और दूसरों में है COSO4 NH3 होल 5 Br। इसमें क्या हो रहा है, बाहर के अणु यानी सल्फेट अणु और ब्रोमाइड अणु ये दोनों की स्थिति अलग अलग हो जाए तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा पर मॉलिक्यूल में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो जाएंगे। इसको अपन इस तरह से ले सकते हैं जैसे COBr NH3 होल 5 SO4 और COSO4 NH3 होल 5 Br, एक में सल्फेट यूनिट बाहर है, एक में ब्रोमाइड यूनिट बाहर है। जब अपन बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो सल्फेट यूनिट होगी तो हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलेगा और AgNO3 होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। दूसरे में हम AgNO3 डालेंगे तो हमें AgBr का अवक्षेप मिलेगा और बेरियम क्लोराइड के साथ कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की समवायता जिसमें बाहरी आयन की ऋण आयनों की अदला बदली होती है और ब्रोमाइड सल्फेट की स्थिति होती है, इसके प्रकार से आयनीकरण से मुक्त आयनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो जाती है। तो इनके रासायनिक गुण जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं, साथ ही भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो का वही रहा। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका दूसरा एग्जाम्पल है प्लेटिनियम Cl2 NH3 होल 5 Br2 प्लेटिनियम Br2 NH3 होल 5 Cl2। एक में Br2 यूनिट बाहर है और दूसरे में Cl2 यूनिट
बाहर है। इसके बाद हम आते हैं तीसरा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म यानी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल के कारण जो संभाव्यता प्रदर्शित करते हैं उसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एक विशिष्ट प्रकार की हाइड्रेट संभाव्यता है जिसमें संकुल आयन के भीतर और बाहर की स्थिति में परिवर्तित, जिसमें कि H2 मॉलिक्यूल का H2 मॉलिक्यूल के कारण होता है। जैसे क्रोमियम Cl3 6H2 है, इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं, क्रोमियम H2 होल 6Cl3, क्रोमियम H2 होल 5 Cl2H2, क्रोमियम Cl2H2 होल 4 Cl। एक में कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं है, दूसरे में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर है और तीसरे में दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें अपन तो वो बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर इनका वेट भी जो होगा वो भी सेम होगा। आगे अपन देख रहे हैं तो एक में 3 क्लोराइड आयनाइजेबल है, दो में 2 क्लोराइड आयनाइजेबल है और इस एक में 1 क्लोराइड आयनाइजेबल है। तो इन तीनों में यदि हम AgNO3 डालते हैं तो हमें AgCl का प्रेसिपिटेट 3, 2 और 2, 1 के रेशियो में मिलेगा। तो इसके अनुसार इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग हो गए पर और भौतिक गुण भी अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि चालकता अलग अलग हो जाएगी, पर वस्तुतः इनमें एक विशिष्ट प्रकार की समता वाटर मॉलिक्यूल के कारण हुई है, इसलिए इसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि किसी भी एक ही अणुसूत्र द्वारा दो से दो अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया गया, जिसका मूलनोत्पत्ति सूत्र तो सेम है, यौगिक जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म मोस्टली एम्पीडेंटेड लिगेंड से होते हैं। जैसा कि अपने पहले पढ़ा है, एम्पीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड में एक से अधिक परमाणु ऐसे होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाते हैं। उदाहरण जैसे अपन ले NO2 आयन, ये नाइट्रोजन से भी अपना लोन पेयर दे सकता है और ऑक्सीजन से भी दे सकता है, दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन जाता है। अतः इस प्रकार जो बंध बनता है उसे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में CONH3NO2 Cl2, यदि एक बार ये NO2 संकुल से जुड़े और दूसरी बार O से जुड़े, RONO से जुड़े, तो इस तरह से इनके आइसोमेरिज्म जो जाएंगे वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। एक संकुल लाल रंग का होगा जो अम्लों के साथ शीघ्रता से अपघटित हो जाएगा, नाइट्रस अम्लों की तरह का, और दूसरे अणु में सस्मेगुल पीले रंग का होगा और ये अम्लों के प्रति स्थायी होता है और अपघटित नहीं होता। ये अणु कार्बनिक नाइट्रोजन RN2 के समान रहते हैं। इस संकुल के धातु परमाणु के साथ NO2 समूह के नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए ONO तो ऑक्सीजन से जुड़ा है और इधर NO2 में N से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब किसी यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों ही उपसहसंयोजक संकुल के रूप में होते हैं तो दोनों संकुल आयनों में लिगेंडों के अंतर्गत आ जाता है, जो समवाय बनता है उसे हम उपसहसंयोजक समवायी कहते हैं। जैसे CONH3 क्रोमियम CN होल 6, दूसरे में अपन देख रहे हैं क्रोमियम CN होल 6 NH3 होल 6 और कोबाल्ट CN। तो इसमें हुआ क्या, कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है कंपाउंड का वो अलग अलग हो गया। कोबाल्ट से एक में अमोनिया जुड़ रहा है, दूसरे में क्रोमियम से अमोनिया जुड़ रहा है और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, टोटल फॉर्मूला देखें तो वो सेम है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। इसके बाद आता है हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सोसाइनोटोक्रोमेट थर्ड और हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सासाइनो कोबाल्ट थर्ड। ये एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंडों की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि लिगेंड किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसा अपन एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि एक तरफ कोबाल्ट के NH3 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और दूसरे में NH3 के 3 मॉलिक्यूल और एक क्लोराइड जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ कोबाल्ट NH3 होल ट्वाइस Cl2 है, उधर कोबाल्ट NH3 होल ट्वाइस Cl। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसके बाद है लिगेंड आइसोमेरिज्म। जो लिगेंड स्वयं में संरचनात्मक संभाव्यता है इस संकुलों की इस प्रकार की संभाव्यता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण लिगेंड जैसे है
1,3 डाई अमीनो प्रोपेन और 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन देखें तो वो तो सेम है, पर NH2 के पोजीशन से ये लिगेंड का नेचर अलग हो गया और अब ये जो जोड़ेंगे तो वो होंगे 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन और 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन। तो इस तरह से हमने देखा कि संरचनात्मक समवायता में 6 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं: पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये अपन ने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टाइम पे अपन लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थैंक यू।